आज की कहानी फॉल करती है एक ऐसे शख्स पे जिसने अपनी जान बचाने के लिए कुछ दवाइयाँ यूज की। उन दवाइयों ने उस टाइम पे उसकी जान तो बचाई, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उन्हीं दवाइयों ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। सन 1900 के टाइम पे न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत ही वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली थी। एक लड़का था उस फैमिली का जिसका नाम था इवान बायर। उसकी लाइफ जिससे उसके सारे जो भी कलीग थे, जितने भी फ्रेंड थे, वो सब एनवी करते थे, क्योंकि वो एक बड़ी रिच इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करता था। वो बहुत ही हैंडसम था, वो गोल्फ के अंदर बहुत अच्छा प्लेयर था। कॉलेज खत्म होने के बाद जहाँ बाकी के उसके फ्रेंड जॉब सर्च कर रहे थे, वहीं पे इस शख्स को जॉब सर्च करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि न्यूयॉर्क की जिस फैमिली से ये आता था एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो वो आगे जाके वो गोल्फ एज ए एमेचर प्लेयर खेल रहा था और एक टूर्नामेंट जीत भी चुका था। आगे उसका प्लान था कि वो गोल्फ के अंदर ही एक प्रोफेशनल प्लेयर बनेगा गोल्फ का। लेकिन उसके फादर चाहते थे कि वो अपने ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस को फॉलो करे, और जिस बिजनेस ने उसकी फैमिली को इतना रिच और फेमस बनाया है वो इस लेगेसी को आगे लेके जाए। तो उसने अपने फादर का ये ऑफर एक्सेप्ट किया और वो रातों रात अपनी कंपनी का नेक्स्ट सीईओ बन गया था। तो अब ये इस कंपनी का सीईओ बन गया है। थोड़े टाइम के बाद ये इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाता है और इनकी डील्स काफी सक्सेसफुल होती है। और उसके बाद वो धीरे धीरे यूएस के अंदर और उसके आगे यूके के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज खरीदता है। वो हॉर्स रेसिंग के स्टेबल खरीदता है, और कुछ टाइम के बाद इनकी प्रॉपर्टी परचेज करने के साथ साथ बिजनेस बढ़ाने के साथ साथ इनकी बातचीत काफी वेल्दी बिलियनियर्स के साथ होती है। और इवन ये लोग कुछ टाइम के बाद कोका कोला के सीईओ को भी जानते हैं। तो इवान के लाइफ के ये 20-30 साल बहुत ही अच्छे जा रहे होते हैं। इस वक्त टाइम होता है सन 1927 और इवान होता है ऑलरेडी 47 ईयर्स का। तो कुछ टाइम के बाद जब वो देखता है कि वो 50 ईयर्स का होने वाला है, तो वो अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेता है। वो चाहता है कि वो कुछ टाइम के लिए वेकेशंस पे जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। तो वो जाता है एक बहुत ही फेमस फुटबॉल गेम देखने के लिए येल यूनिवर्सिटी में, कैनिकट, उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से ये पास आउट था, जहाँ से एक ग्रेजुएट था। वो जाता है, मैच देखता है, मैच वॉज वेरी गुड। अब ये घर आने वाला होता है, तो ये ट्रेन लेता है और उससे घर की तरफ आता है। ये एक लंबा 12 घंटे का सफ़र होता है और उसके बाद इसको काफ़ी सिर दर्द होता है। हालांकि वो फर्स्ट क्लास स्लीपर में बैठा था ट्रेन के अंदर, लेकिन उसकी जो सीट थी वो अपर बंक वाली सीट, जिस वजह से वो इस सीट पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी था। तो वो थोड़ा सा क्लाइंब अप करके वो टॉप बंक की तरफ चढ़ता है। वो जैसे ही उस बंक बेड पे जाता है वो सो जाता है और उसे नींद आ जाती है। अब ट्रेन अपनी रफ्तार में जा रही होती है, वो आराम से मस्त नींद ले रहा होता है। ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही है, उसे कोई होश नहीं है अभी। थोड़े टाइम के बाद जैसे ही ट्रेन एक टर्न लेती है, एक लेफ्ट टर्न, झटके से वो अपने सिर के बल नीचे जमीन पे गिरता है और उसे सिर पे, अपने स्कल पे बहुत जोर से चोट लगती है। तो गिरने की वजह से झटके से उसकी नींद खुलती है और उसे थोड़ा सा दर्द फील होता है। उसे सिर में कोई ज्यादा हेडेक नहीं हो रही थी, लेकिन उसका जो बायां कंधा था उस पे उसे काफी दर्द हो रहा होता है। उसे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा सीरियस नहीं है और वो इसको ज़्यादा सीरियस लेता भी नहीं है। वो उठता है, अपने टॉप बंक पे जाता है और सो जाता है फिर से। कुछ टाइम के बाद उसकी ट्रेन उसके स्टेशन पे रुकती है और वो अपने स्टेशन पे उतर जाता है। उसके बाद वो वहाँ से घर जाता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन उसको फील हो रहा था कि जहाँ पे उसे चोट लगी थी उस बाएं कंधे के नीचे हाथ पे अभी भी दर्द हो रहा है थोड़ा सा। तो वो जाता है अपने फिजियो के पास। तो कुछ टाइम के बाद जब वो अपने फिजियो के पास पहुंचता है, वो अपनी चोट को एग्जामिन करवाता है। तो वो कहता है कि कोई किसी तरह का बोन फ्रैक्चर तो नहीं है, शायद तुम्हें दर्द हुआ है झटके की वजह से, तो मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि देखो, मार्केट में ना एक नया पेन किलर आया है। वो कहता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन इससे ज़्यादा और जल्दी आराम आएगा, और इस पेन किलर का नाम है राटाथॉर, और ये इस टाइम पे दर्द के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। इससे तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी और थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, लेकिन ये तुम्हें सिर्फ मीडियम लेवल पे ही खानी होगी, ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि ये दवाई मेजरली बैंड है और ये तुम्हें सिर्फ लिमिटेड स्टोर्स पे ही मिल सकती है, लिमिटेड फार्मेसी पे। तो इवान जो प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है डॉक्टर की तरफ से, फिजिशियन की तरफ से, वो लेके जाता है फार्मेसी में, और वहाँ पे उसको वो दवाई एक लिक्विड की फॉर्म में मिल जाती है और वो लेके घर आ जाता है। तो इवान वो दवाई लेके आता है घर पे। कुछ टाइम के बाद वो सिर्फ एक आधा स्पून दवाई अपने पानी में मिला के पी जाता है। थोड़े टाइम के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि जैसा डॉक्टर ने बताया था, जैसा मेरे फिजिशियन ने बताया था, ये तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है। इससे उसका दर्द भी काफ़ी कम हो गया और उसको थोड़ी सी एनर्जी भी फील हो रही होती है। अगले कुछ दिन तो इवान ने डॉक्टर की बात को सुन के
उसकी इस बात को समझ के इस दवाई को सिर्फ दवाई की तरह ही लिया, सिर्फ अपना पेन दूर करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे उसको इसका डोज एनर्जी दे रहा था, उसका दर्द दूर कर रहा था, थोड़े टाइम के बाद ये दवाई उसको बहुत अच्छी लगने लगी खाने के लिए और धीरे धीरे वो इसकी तरफ एडिक्टिव होने लगा। तो जो दवाई पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ली जा रही थी, सिर्फ दवाई की तरह, दवाई की डोज की तरह, अब इवान को उसमें मज़ा आने लगा और उसको लगा कि ये तो मेरे लिए नया एनर्जी बूस्टर है, या फिर आज के टाइम पे जिसे हम समझते हैं स्टेरॉइड, जिससे एनर्जी मिलती है, बूस्टर मिलता है, वैसे ही। तो इवान कुछ टाइम के बाद एक दिन में 3-3 बॉटल कंज्यूम करने लगा। वो ये बॉटल कंज्यूम करता गया जब तक कि उसकी जॉ ज़मीन पे न गिर गई सन 1931 में। मैं आपको इस गिरे हुए जॉ की, जो उसका पूरा जबड़ा नीचे गिर गया था, इसकी असली इमेज थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो बेसिकली हुआ ये था कि जो दवाई, जो टॉनिक, जो मैजिक टॉनिक इवान ले रहा था एनर्जी बूस्ट के नाम पे, सारे प्रिस्क्रिप्शन छोड़कर और सारे जो भी कॉशन थे डॉक्टर की तरफ से, चेतावनियां थी, वो सब इग्नोर करके, दरअसल ये कोई मैजिक टॉनिक नहीं था, ये एक बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव दवा थी। दरअसल सन 1900 के टाइम पे ये माना जाता था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, उसके अंदर बहुत हाईली प्रॉपर्टीज़ हैं क्योर करने के लिए, मर्ज को दूर करने के लिए, विथ नो साइड इफेक्ट। अब ये जो लास्ट की लाइन है, विथ नो साइड इफेक्ट, दिस इज वेयर ऑल द प्रॉब्लम हैज़ बिगिन। तो और एक और बहुत बड़ा इशू ये था कि उस टाइम पे इस दवाई या फिर रेडियम को लेके इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही कोई हाईली स्टडी मटेरियल था, ना ही कोई रिसर्च हुई थी इन चीज़ों के ऊपर। याद है मैंने आपको बताया था कि 1927 में इवान कितना ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था ऑलरेडी, जब तक उसने ब्रेक न लिया था। जब उसने 1927 के लास्ट में ब्रेक लिया और उसने मैच वगैरह देख के आया, उसको चोट लगी, उस टाइम से लेके 1931 तक, यानी 3 साल के टाइम पे इवान ने 1400 बोतलें कंज्यूम की थी राटाथौर की। तो इवान की मौत से पहले डॉक्टर को लिटरली उसका ऊपर का जबड़ा निकालना पड़ा था और काफ़ी सारे फिक्स करने पड़े थे, क्योंकि उसने जो कंज्यूम किया था राटाथौर, इसके अंदर रेडियम ने अपना असर दिखाया था और बहुत ही बुरी तरह। आफ्टर सम टाइम हिज बॉडी जस्ट स्टार्ट टू क्रम्बल। तो सब पता करने के बाद फाइनली यही पता चला कि जो राटाथौर के अंदर जो रेडियम है उसने अपना असर दिखाया था। और ये सब होने के बाद 1931 में अनसक्सेसफुल काफ़ी सारे ऑपरेशंस हुए, डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फाइनली 1932 में इवान की मौत हो गई थी। 1931 में पूरी दुनिया भर में इवान की जो जबड़ा गिरा था, जो जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था, आई मीन फॉर रियल, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और लोगों को पता चला था कि अगर आप इस तरह की दवाइयाँ या फिर रेडियम को किसी मैजिक टॉनिक की तरह लोगे तो ये बहुत बुरा असर कर सकता है। और दरअसल रेडियम बहुत ही खतरनाक होता है कंज्यूम करने के लिए, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है और लीथल है। तो यही नहीं, पीटर्सबर्ग में जब इवान को दफनाया गया था तो उसके लिए जो कॉफिन बनाया था वो भी एक अलग मटेरियल का बनाया गया था, ताकि उसकी जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं वो आगे ना फैलें और ये आगे किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव चीज़ें जो होती हैं वो हमारे कांटेक्ट में बहुत जल्दी आती हैं और वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। उसको दफनाने के बाद सन 1965 में 30 साल के बाद साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने उसकी कब्र को खोद के उसकी खोपड़ी बाहर निकाली थी, देखने के लिए कि क्या अभी भी उस रेडियो एक्टिव चीज़ का असर है। तो बहुत ही शॉकिंगली उनको पता चला कि आज 1965 तक वो रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं वो अभी भी थी उसके अंदर, और उनके अकॉर्डिंग ये अगले 1600 साल तक कहीं नहीं जाने वाली उसकी बॉडी से। तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया था, ये है फाइनल फोटो उस टाइम की, वो जो बहुत ही ट्रेजिकली जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था। तो गाइज, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और आप मुझे अपनी कहानियाँ भेज भी सकते हैं। तो गाइज, मेरा नाम है शान और आप देख रहे थे पिल्स ऑफ क्यूरियोसिटी।